जय हिंद दोस्तों, लाइव पूरे इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है आधुनिक भारत का यानी मॉडर्न हिस्ट्री का। दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 71 के लिए आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो शामिल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक जो है अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, बांग्लादेश हो गया, उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। 1651 में शाह से इजाजत लेकर के, किससे इजाजत लिया था? शाह शुजा, उसमें जो बंगाल का नवाब था, तो बिस्टी लेकर के उसे इजाजत लेकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद मुर्शिद कुली खान यानी दक्षिण का एक ब्राह्मण था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद जो है मुर्शिद कुली खान ने, जिसे 1701 में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था, किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि ढाका भी बांग्लादेश की राजधानी पड़ती है, उसको ट्रांसफर कर दिया था। मुर्शिदाबाद जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। कृषकों की तबाकी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम खर्च प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला इसका दामाद हुआ। 1740 में गिरिया यानी घेरिया के युद्ध में बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना और अपने शासन काल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है, एक समय के बाद जो है कोई एक निकलता है कि अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए फाइट करता है। तो मुगलों को जो है किसने मना कर दिया? तो सूबेदार जो था अलीवर्दी खान ने सरफराज का वध करके बंगाल का नवाब बना। नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान बना और अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, यानी टैक्स देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा, क्योंकि टैक्स देना बंद कर दिया तो पैसा बचना शुरू हो गया, तो समृद्धि आ गया। 1756 में 1856 के आता है कहानी, 57 की कहानी, तो इससे 100 साल पहले की घटना है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद जो है सिराजुद्दौला मिर्जा मोहम्मद, जिसका नाम था मिर्जा मोहम्मद, बंगाल का नवाब बना। इसके विरोधियों ने पूर्णिया के नवाब यानी शौकत जंग चचेरा भाई था, घसीटी बेंगाम को मौसी था, सेनापति मीर जाफर सबसे बड़ा ये दगाबाज क्या था, अलीवर्दी खान का बहनोई था, प्रमुख थे। 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर के कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम जो है अलीनगर रखा। मानिक चंद को किले का प्रभारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार करके 146 अंग्रेज स्त्री, पुरुष एवं बच्चों को एक कोठी में बंद कर दिया। अगली सुबह इनमें से केवल 23 जो है व्यक्ति जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे काल कोठरी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दी। अक्टूबर 1756 में कंपनी ने क्लाइव को नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा और कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 को कंपनी और सिराज के बीच अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी और 3 लाख रुपए युद्ध का जो हर्जाना और कलकत्ता की किलेबंदी और सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया। फिर आपका 3 दिन के बाद यानी कि 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिले प्लासी, जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है? मुर्शिदाबाद बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्लासी गांव में भागीरथी नदी के तट पर क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ, किंतु मीर जाफर और यार लतीफ खान और राय दुर्बल के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हो गया, हार गया था। 28 जून 1757 ठीक 5 दिन के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। बंगाल की प्रथम क्रांति किसको कहते हैं? तो प्लासी में जो युद्ध हुआ था उसके कहते हैं। मीर जाफर द्वारा अंग्रेज को 1757 से 60 तक यानी 3 सालों तक 3 करोड़ रुपए घूस दिए और क्लाइव को भी बहुत भेंट दिए। भेंट मतलब कि वो घूस देता रहा। क्लाइव बंगाल के नए
गवर्नर बिस्टियार्ड ने 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहते हैं। इसमें पहला 57 में हुआ था, 57 1757 में, और दूसरा 1760 में। इसकी कहते हैं द्वितीय क्रांति कहा जाता गया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आए। बिहार में पड़ता है मुंगेर में, वर्तमान में भी बिहार में है। मीर कासिम द्वारा गुगरीन खान नामक आर्गेनियंस के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया एवं मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था और सुजाउद्दौला अवध नवाब के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाकर के 23 अक्टूबर, याद रखिएगा 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार के आरा जिले में स्थित है के मैदान में हेक्टर मोन्रो, ये याद रखिए किसके विपक्ष में इसका लीड कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, तो हेक्टर मोन्रो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में अंग्रेज जो है पहली बार विजय हुआ था अपने दम पर। नेक्स्ट है, देख सकते हैं बंगाल का नवाब कब से कौन बना है, तो मुर्शिद कुली खान आपका 1713 से 1727 तक बनता है। सुजाउद्दौला इसका बनता है जो दामाद रहता है, वो 1727 से 39 तक रहता है। सरफराज खान आपका 39 से 40 तक रहता है कम समय में। अलीवर्दी खान फिर से अलीवर्दी खान 40 से 56 तक रहता है। फिर सिराजुद्दौला 56 से 57 1 साल के लिए रहता है। इसी में आपका इसने धोखा दिया था मीर जाफर ने। मीर जाफर 57 से 60 रहता है। ये कठपुतली रहता है क्लाइव का, यानी अंग्रेजों का। मीर कासिम बनाता है। कासिम का काम रहता है आपका मुर्शिदाबाद से तब मुंगेर ट्रांसफर करता है और ये 60 से 3 साल तक ये भी करता है। तोपखाना मुंगेर में बनाता है। मीर जाफर फिर से इसको बनाता है कि अंग्रेज होता है यार मीर जाफर ही सही था, 3 करोड़ रुपया भी देता है और फिट भी देता रहता था, यानी कि घूस भी देता रहता है। फिर ये 2 साल रहता है 67 से 65 के बीच में। फिर आपका आता है निजामुद्दौला 65 से 66 के में रहता है। सैफ अब्दुल्ला रहता है 66 से 70 के बीच में, और मुबारक अब्दुल्ला रहता है 70 से 75 के बीच में रहता है। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही थी। मीर मदान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्लासी के युद्ध में लड़ते हुए किसको वीरगति प्राप्त हुआ, तो कौन सा सेनापति था, तो मीर मदान रहता है। बंगाल की राजधानी का क्रम रहा ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ये तीनों जगह रहता है। और कौन कौन सा कौन ट्रांसफर करता है अभी मैंने बताया, आप लोग उसको याद रखिएगा। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम ने से इलाहाबाद की पहली संधि की एवं अवध के नवाब सुजाउद्दौला से 16 अगस्त यानी 4 दिन के बाद 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि थी। पहली संधि किसके साथ हुआ था, तो शाह आलम के साथ, और दूसरी अवध के नवाब जो था सुजाउद्दौला के साथ क्या था, दूसरी संधि इलाहाबाद में। नेक्स्ट है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध क्या क्या थे, तो इसके संबंधित क्वेश्चन करते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, मैसूर पूर्व में विजयनगर का राज के अधीन था। 1612 में वेंकट द्वितीय यानी विजयनगर के राजा ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। अतः मैसूर राज्य की राज स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासन काल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज एवं नंजराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा। हालांकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 में संपन्न हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट पर मैसूर को चौथे वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया। 1749 में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत नंज राज के सैनिक अधिकारी के रूप में की। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल यानी तमिलनाडु का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप या गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया गया। हैदर ने खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया था। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1764, 66 और 71 में हैदर अली पर मराठों के आक्रमण हुए। 1764 में हलीबली यानी हलीबली के युद्ध में हैदर के मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा। 1764 में हलीबली के युद्ध में हैदर को
मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा। यूरोपियों के आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। ये क्वेश्चन आता है, पहला भारतीय शासक जो है यानी कि यूरोपीय यानी अंग्रेजों का जो है आधार पर अंग्रेजों का जो देखा देखी कर सकते हैं, पहला ट्रेनिंग जो है सैनिकों को कौन देना स्टार्ट किया तो हैदर अली दिया था। हैदर अली 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का पुत्र हुआ। 1784 में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया। उन्हें आपसी टुकड़ी कहते हैं। आपसी पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम शासक था। यानी पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को यानी कि वेस्टर्न कल्चर को यानी ट्रेनिंग को जो है पूरी तरह से लागू करने वाला कौन था तो टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। टीपू सुल्तान द्वारा भारतीय फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की एवं उसका सदस्य बना। तो कहाँ से हेल्प लिया था टीपू सुल्तान? फ्रांसीसियों से लिया था। नेक्स्ट है 1796 में टीपू सुल्तान ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलोर और गाजियाबाद और मौलियाबाद एवं में डॉकयार्ड का निर्माण किया। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य यानी कि थॉमस मुंडो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में टीपू की मृत्यु होगी। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से कहा जाता है। शेरे मैसूर के नाम से को कहा जाता है, यह फेमस है। टीपू के राजशाही झंडे को पर जो है शेर की तस्वीर होती थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल बेलेजली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और एवं अब भारत हमारा है। टीपू जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत जो है मैसूर के विलय के उपरांत गवर्नर जनरल कौन था तो किसने हराया था? बेलेजली ने हराया था। कौन था गवर्नर जनरल? तो बेलेजली ने घोषणा की पूर्व का साम्राज्य यानी कि पूर्व की साइड में जो है हमारे जो है साम्राज्य हमारे पैरों में है और अब भारत हमारा है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठाया और उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को बेलून में कैद कर लिया गया। 1831 में लॉर्ड बेंटिंग ने कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के जो है के हाथ में ले लिया तथा लॉर्ड रिपन ने 1881 में बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया। तो पहले लिया किसने? बेंटिंग ने लिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो कि सती प्रथा को खत्म करने वाला ये था। और रिपन ने जो है इसको रिपन जो है लॉर्ड रिपन जो है एक उदार किस्म का था, उदाहरण मतलब सबसे अच्छा जो गवर्नर जनरल कह सकते हैं। बेंटिंग ने हड़पे हुए जो मैसूर का राज्य दोबारा वाडियार वंश को किसको दे दिया था? तो वाडियार वंश को वापस कर दिया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1757 से 67 से 69 के बीच में हुआ था। ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्टर। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, लास्ट में जाकर होता है, याद रखिएगा। फिर द्वितीय इसमें हैदर अली इसमें रहता है, यहाँ भी हैदर अली की मृत्यु होती है, उसके बाद टीपू सुल्तान यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84, 4 साल तक चलता है और ये आपका वॉरेन हेस्टिंग इसमें रहता है गवर्नर जनरल और मैंगलोर की संधि इसमें का नाम दिया जाता है। पहला मद्रास, फिर मैंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम और मैसूर में तो टीपू की मृत्यु हो जाती, खत्म हो जाती है। तो इसमें 1784 में होता है। नेक्स्ट है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आपका 1790 से 92 में होता है। इसमें टीपू सुल्तान रहता है, कॉर्नवालिस इसमें रहता है विपक्ष में, टीपू सुल्तान इसमें भी हार जाता है। इसमें हैदर अली वर्चस्व बनाया जाता है। फिर दूसरे में आपका जो है हैदर अली मारा जाता है। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान में इस पर वर्चस्व बनाता है, बट 50-50 में आकर के नुकसान हो जाता है टीपू सुल्तान को। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में काफी अपने बेटे को भी देना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है और 3 करोड़ रुपया जुर्माना के रूप में देना पड़ता है। और लास्ट में तो इसमें जो है बेलेजली रहता है, लॉर्ड बेलेजली कसम खा लेता है, नया आता है और यंग रहता है 23-24 साल का गवर्नर जनरल, और ये कसम खाता है कि मैं इसको ये जो है जो दुखी आत्मा है, जो तड़पती आत्मा को अशांत आत्मा जो कहता है थॉमस मुंडो ने कहा था, उसको खत्म नहीं कर देंगे। तो उसने कसम खाया था और मैसूर की संधि में इसमें खत्म कर दिया गया था। इस युद्ध में मराठा
अंग्रेजों को की संयुक्त सेना हैदराबाद के निजाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। 1760 में वानिवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट है सिख अंग्रेज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम सिख अंग्रेज के बारे में जानेंगे, फिर गवर्नर जनरल और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।